जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए, आज का जो क्लास है आपके एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है और इस चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। समझ रहे ना? न्यायपालिका। हमने पिछले बार भी बताया था, पिछले क्लास में हमने बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पिछले क्लास में हमने विधायिका के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे दी है और कार्यपालिका के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। अब आज के क्लास में जो है वो न्यायपालिका के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। समझ गए ना बात को? तो आइए जानते हैं हम लोग न्यायपालिका क्या होता है, अर्थात भारत की न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार से की गई है, इसकी बनावट कैसी है, किस प्रकार से है, कितने वर्गों में यह विभक्त है हमारे देश की जो न्यायपालिका है। आइए जानते हैं हम अपने देश की न्यायपालिका के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका अर्थात इसका संरचना के बारे में हमें पूरी तरह से आज आप लोगों को मैं बता रहा हूं। देखिए, न्यायपालिका हमारे देश में 3 स्तर की न्यायपालिका होती है। 3 स्तर की। जो सर्वोच्च स्तर की जो न्यायपालिका है उसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। इसी को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। समझ रहे बात को? जो देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके ऊपर और कोई दूसरा न्यायालय नहीं हो सकता है। यह हमारे देश के लिए एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय है। समझ रहे बात को? दूसरी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कौन सा न्यायालय होता है? उसके जस्ट नीचे जो होता है वह उच्च न्यायालय होता है। समझ रहे बात को? उच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। समझ रहे बात को? अब हाई कोर्ट के नीचे अर्थात उच्च न्यायालय के जो नीचे जो होता है वह जिला एवं सत्र न्यायालय कहलाता है। क्या कहलाता है? जिला एवं सत्र न्यायालय कहलाता है। जो जिला स्तर पर होता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जो जिले भर के लिए मामले की सुनवाई करता है। एक इसके नीचे का भी स्तर का होता है जिसको कहते हैं मुंसिफ न्यायालय। समझ रहे हैं बात को? मुंसिफ न्यायालय। और फिर मुंसिफ न्यायालय के अंतर्गत भी इसके नीचे भी एक न्यायालय होता है जिसको कहते हैं न्याय पंचायत कहते हैं। समझ रहे बात को? न्याय पंचायत, जो गांव की न्यायपालिका कहते हैं, इसको न्याय पंचायत को गांव की न्यायपालिका कहते हैं। आइए इसके अब डिटेल्स के बारे में हम जानते हैं। ये चीज को तो आपने समझ गया कि क्रमबद्ध तरीके से मैंने बता दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के नीचे क्या होता है कि उच्च न्यायालय के बाद क्या होता है? जिला व सत्र न्यायालय होता है। और जिला और सत्र न्यायालय के अंतर्गत ही क्या होता है? एक मुंसिफ न्यायालय होता है। और इसी के नीचे जस्ट होता है न्याय पंचायत होता है, जो गांव की न्यायपालिका कहलाता है। आइए जानते हैं। यहां पर हमने एक दूसरे पॉइंट को हमने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसको बोलते हैं हाई कोर्ट। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को मिला करके अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। समझ गए बात को? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहलाता है। अब सवाल आप लोगों के मन में उठता होगा कि आखिर अभिलेख न्यायालय क्या कहलाता है? समझ रहे बात को? कि इसको अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं? इसको अभिलेख न्यायालय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी किसी भी फैसले पर जो सुनवाई जो की जाती है, या तो फिर उच्च न्यायालय में जो भी फैसले की जो सुनवाई की जाती है ना, इन दोनों न्यायालयों में जो भी फैसले की जो सुनवाई की जाती है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पर, उसका जो लेखा जोखा रखा जाता है, अर्थात उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी एक हार्ड कॉपी रखी जाती है, उसका लिखित साक्ष्य रखा जाता है, सबूत के तौर पर साक्ष्य रखा जाता है। इसीलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई जो होती है, जो फैसले जो सुनाए जाते हैं, या तो फिर उच्च न्यायालय में जो फैसले की जो सुनवाई होती है, इन दोनों न्यायालयों में जो फैसला जो होता है उस फैसले को साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में इकट्ठा रखा जाता है, लिखित रूप से उसकी दस्तावेज को रखा जाता है। इसलिए कहते हैं इसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आते हैं दूसरा में, जिला एवं सत्र न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय, इन दोनों को मिलाकर के जिला न्यायालय
और मुंसिफ न्यायालय, इन दोनों को मिला करके अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इन दोनों को समझ गए ना, संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर तो आपने समझ गया, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको कुछ मैं यहां पर अब फिर और कुछ जानकारी मैं दे रहा हूं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यहां पर लिखा है हमने एक, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो होता है पूरे देश के स्तर पर, पूरा भारत एक विशाल देश है ना जी। भारत एक विशाल देश है। इस पूरे विशाल देश के लिए मात्र एक तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है जिसको उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो पूरे देश के स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। समझ रहे बात को। तीसरे पॉइंट में हमने बताया है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में, जिसको इंग्लिश में हमने शॉर्ट में लिखा है CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होता है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, अर्थात तो उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। समझ रहे बात को। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है, कितने न्यायाधीश है, 33 न्यायाधीश है। टोटल कितने, 33 न्यायाधीश हैं। इससे कम नहीं हो सकता है। समझ रहे ना बात को। अर्थात कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक CJI मतलब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक रहेगा, मुख्य न्यायाधीश एक ठो रहेगा और कम से कम 7 गो अन्य न्यायाधीश तो जरूर रहेगा। लेकिन क्या ये 7 न्यायाधीशों से काम चल जाएगा? इसीलिए क्या होता है कि एक चीफ जस्टिस को लेकर के और अन्य न्यायाधीशों को लेकर के कुल टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या जो अभी जो वर्तमान समय में इसमें घटती बढ़ती रहती है। समझ रहे बात को। इसमें कमी होती है, कभी कभी इसमें वृद्धि की जाती है आवश्यकता अनुसार। तो कुल टोटल मिलाकर के कितने न्यायाधीश होते हैं, 33 न्यायाधीश होते हैं। इस बात को आपने समझ गया। अब यहां पर देखिए कि चौथा पॉइंट में हमने क्या दिखाया है। चौथा पॉइंट में हमने बताया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131, 132 और 133 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी देता है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसकी व्याख्या करने का भी अधिकार देता है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत, 131, 132 और 133 के अंतर्गत संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। यहां पर अब देखिए कि उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, जो प्रत्येक राज्यों में एक तो हाई कोर्ट होता है ना। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, कुल टोटल राज्य कितने हैं, 28 हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां पर एक ही उच्च न्यायालय में दोनों का मामले की सुनवाई की जाती है। तो यहां पर देखिए कि भारत में जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है टोटल कितना है, 25 है। समझ रहे हो ना बात को, टोटल 25 है, जबकि राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 संयुक्त राज्यों का सुनवाई एक ही अदालत में होती है। समझ रहे हो बात को। तो कुल टोटल भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय है। और इसमें हमने दूसरे पॉइंट को हमने बताया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इस बात को कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इस बात को कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, अर्थात एक उच्च न्यायालय होगा। समझ रहे हैं बात को, इस बात को समझ में। और जिला एवं जो सत्र न्यायालय जो होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय जो होता है प्रत्येक जिला में होता है। मुंसिफ न्यायालय भी क्या होता है कि प्रत्येक जिले में होता है। और न्याय पंचायत जिसको कहते हैं, गांव की न्यायपालिका जिसको कहते हैं, तो गांव की न्यायपालिका भारत के जितने भी सारे राज्य हैं सभी राज्यों में इसकी स्थापना नहीं है। न्याय पंचायत आप कहेंगे कि झारखंड में न्याय पंचायत है, तो इसकी स्थापना झारखंड में नहीं है। ग्राम पंचायत जो है ना, ये गांव स्तर पर होता है, जो कुछ राज्यों में है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ राज्यों का नाम भी लिखाया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर न्याय पंचायत की स्थापना की गई है, जिसको गाँव की न्यायपालिका कहते हैं।
तो आज के क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर की जो शुरुआत जो मैंने जो की है, इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने ये इसलिए की कि जो न्यायपालिका आप जो इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे तो न्यायपालिका का कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में बताना मैं जरूरी समझ रहा था, इसीलिए मैंने इस कंटेंट को तैयार किया और आपको मैंने इसमें बताया है। समझ रहे हो बात को? अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई अभी अगर समस्या आती है, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं और उसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस बात को लिखिए कि सर ये तथ्य, ये कंटेंट, ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको रिप्लाई करके कमेंट बॉक्स में लिख करके दोबारा मैं भेज दूंगा। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे सीख सकते हो। समझ रहे हो बात को? इसलिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि ये कमी है, ये मुझे बात समझ में नहीं, इस बात को दोबारा आप मुझे कह के बता दीजिए। थैंक यू।